हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब आप अच्छा कर रहे होंगे, है ना। आज हम जिस इस सेशन में जो इंग्लिश के एपीएसएसबी में जो सीएसएल है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, इन एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ। ठीक है। इंग्लिश में हमें ज़्यादातर ये देखना होता है कि जो भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस उससे पहले थोड़ा दिमाग में ये सेटअप बना के चलो कि हमने जितने भी ग्रामर्स रूल्स वगैरह जितनी वोकेबलरी आपने तैयार करी है उसका आप सही से यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। एग्जाम से पहले आप कितना प्रिपेयर्ड हैं वो हमें सारा इन जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है। आज हम शुरू करते हैं कुछ नए क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास जो एक सेंटेंस है उसमें हमें अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे थोड़ा सा इसने ना इशू हो गया है। जो एग्जैक्ट हमें बताना है, अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन। हमें जिस चीज का यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक है, इसको ध्यान से देखना, मैं जिस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, हमें इसका वो बताना है कि इस अंडरलाइंड चीज पे किस चीज का हम बेस्ट पॉसिबल आंसर दे सकते हैं। ठीक है। द कार विद ऑल इट्स फीचर्स वर मेटिकुलसली डिजाइन। ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये हमारा ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। क्यों? मैंने जैसे ही देखा यहाँ पे विद ऑल, विद, मैंने देखा दो सब्जेक्ट मेरे पास, दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? विद से जुड़े हुए हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये काफी दफा देखा होगा, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स। जब भी हमारे दो सब्जेक्ट इन दोनों से जुड़े हों, दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हों, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, तब हमारे पास यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब जो भी होगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब, वो किसके अकॉर्डिंग होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस को पढ़िए, द कार विद ऑल इट्स फीचर्स वर मेटिकुलसली डिजाइन। अब यहाँ पे एरर क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पे इसने वर का यूज किया हुआ है। किसका यूज किया है? वर का यूज किया गया है। पर यहाँ पे कार क्या है? सिंगुलर है। कार क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है। तो कार सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या था? वॉज आना चाहिए था। अब देख लो कहाँ पे वॉज लगा हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमारे पास वॉज है। अब समझ में आया बेटा क्या है चीज ये हमारा क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा था। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, इट्स फीचर्स वाज मेटिकुलसली डिजाइन। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे नजर डालिए। यहां हमारा एरर स्पॉटिंग से है, देयर इज ओनली वन वे टू हैव ए हैप्पियर मैरिड लाइफ एंड आई विल लर्न इट सून। देखो यहाँ पे सारी चीजें मुझे ठीक दिखाई दे रही हैं। देयर इज ओनली, देयर भी ठीक है, ओनली भी ठीक है, वन वे भी ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। टू हैव ए हैप्पियर मैरिड लाइफ एंड आई विल लर्न इट सून, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये भी ठीक है ना। अब बस एक जगह दिक्कत आ रही है, सिर्फ यहां पे, टू हैव ए हैप्पियर मैरिड लाइफ। देखो एक होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव में हमने ये चीजें डिग्री पढ़ी हुई है, जैसे स्मार्ट,
स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। ठीक है। जब हम कुछ लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो या तीन या चार या पांच, कितने ही लोगों में जब कंपैरिजन करते हैं तब हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री वो चीज हो गई जो बिल्कुल ही यूनिक है, सबसे हटक के, मतलब सबसे ऊपर है, उससे नीचे किसी को उसका कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है, वो सबसे ऊपर है। जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तब हम स्मार्टर को लेके आते हैं, है ना। और पॉजिटिव डिग्री में हम किसी से, वो उस चीज से हम उससे किसी किसी की कंपैरिजन नहीं करते। ठीक है। अब यहाँ पे हैप्पियर मैरिड लाइफ है, ये क्या है बेटा, ये है हमारा नाउन। ठीक है। इससे पहले, इससे पहले हमारे पास वर्ब लिखा हुआ है। वर्ब को ये जो क्वालिफाई कर रहा है हैप्पियर, यहां पे आना चाहिए था क्या, हैप्पी। हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। अब उस हिसाब से यहां पे जो एरर निकल के आएगा वो किस में आएगा, टू हैव ए हैप्पी मैरिड लाइफ। यहाँ पे हैप्पी आना था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं, कोई आदमी नहीं है, कोई थिंग नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं हो रहा। जब कंपेयर नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप कंपेरेटिव डिग्री नहीं पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे। क्लियर है। अब इसको देखो, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है उसको हमें करेक्शन में बताना है कि यहाँ पे अंडरलाइन जो स्टेटमेंट है उस पे, उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग ए न्यू टेस्ट इन द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन द अपकमिंग सेशन। क्या होगा इसका आंसर। देखो, एक तो पहली चीज जो फॉर है वो दो ऑप्शंस में दिया गया है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो फॉर है तो हमारा प्रिपोजिशन, पर इसकी तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। फॉर जो है पर्पस, फॉर जो है पर्पस और ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है। किसी पर्पस, ड्यूरेशन या फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। हम अब यहाँ पे कोई पर्पस हो, कोई ड्यूरेशन हो या फिर फंक्शन हो, ड्यूरेशन जैसे फॉर 2 years, फॉर 5 years, इस तरीके का कोई ड्यूरेशन की बात चल रही हो तो हम उससे पहले फॉर का यूज करते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई पर्पस चाहिए हो, है ना, और या फिर किसी फंक्शन से रिलेटेड बात चल रही हो तब हम फॉर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे द गवर्नमेंट डेवलपिंग ए न्यू टेस्ट इन द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, यहाँ पे कोई एक पर्पस की बात चल रही है। तो जब पर्पस की बात चल रही है तो इसके लिए हमें इन नहीं किसका यूज करना था बेटा, यहाँ पे हमें फॉर का यूज करना है। फॉर द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, जब पर्पस की बात हो तो हमें फॉर का यूज करना है। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर बनेगा वो है हमारा 2। ठीक है। जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फॉर द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम बताना है यहाँ पे। द ब्राइड हैज एन एक्सक्यूसिट फेस। देखो, ब्राइड का कैसा फेस होगा, एक्सक्यूसिट फेस है, यानी एवरेज, प्लेन, अगली, ब्यूटीफुल। जब कोई भी दुल्हन शादी के लिए जाती है तो वो खूब सज समझ के जाती है। अब अगली तो बिल्कुल नहीं होगा, प्लेन भी बिल्कुल नहीं होगा, वो अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा सुंदर बनने की कोशिश करेगी ना ब्राइड। तो इस हिसाब से जो एक्सक्यूसिट का जो अच्छा मीनिंग निकल के आएगा वो क्या है बेटा, ब्यूटीफुल। एक्सक्यूसिट क्या है, सुप्रीम, अब बहुत ही सुंदर। एक्सक्यूसिट का मतलब होता है बहुत ही सुंदर। लवली, ब्यूटीफुल, लवली, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, ये सब किसके सिनोनिम्स हैं, एक्सक्यूसिट के हैं। समझ में आया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। इसको देखो,
The teacher encouraged students to cultivate a aptitude towards learning, embracing challenges as opportunities for growth. ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ों को हमें यूज करना है वो क्या है? देखो एटीट्यूड लिखा है, एटीट्यूड क्या है? नाउन है। नाउन से पहले हमें कुछ ना कुछ एडजेक्टिव चाहिए, है ना? अब एडजेक्टिव इनमें से सारे के सारे जो ये यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, रिसाइलेंट, रिडंडेंट, स्टैग्नेंट और कॉम्प्लेसेंट, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ही हैं पहले से ही। ठीक है, बस इनका थोड़ा सा मतलब समझ लेंगे ना, तब हम वहां पे बहुत जल्दी आंसर कर पाएंगे। ठीक है, रिसाइलेंट का मतलब होता है रिसाइलेंट का मतलब होता है बेटा स्ट्रॉन्ग इनफ, और रिडंडेंट का मतलब होता है कोई बात कम शब्दों में ना कहकर बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करना, है ना? वो क्या कहलाता है? रिडंडेंट। बहुत सारी चीजों का यूज करना, जो चीजें नेसेसरी भी नहीं है उनको भी बोलना, नॉट नीडेड। एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं? रिडंडेंट है, बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव है, नॉट नीडेड, या फिर हम कह सकते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स का बिना मतलब के लिए कोई बात बोलते चले जाना, वो है हमारा रिडंडेंट। और स्टेगनेंट है जो चीज, स्टेगनेंट एक तरीके से जो चीज हिल नहीं रही है, नॉट मूविंग है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेगनेंट कहते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लासेंट जो है वो है हमारा सेल्फ सेटिस्फाइड। कॉम्प्लासेंट क्या है? सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, हमने सबकी मीनिंग देख लिए हैं, रिडंडेंट, स्टैग्नेंट, कॉम्प्लासेंट। अब यहाँ पे एटीट्यूड से पहले क्या आना चाहिए था? द टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू कल्टीवेट ए, देखो नॉट नीडेड एटीट्यूड ये भी नहीं होगा, नॉट मूविंग एटीट्यूड ये भी नहीं होगा, सेल्फ सेटिस्फाइड एटीट्यूड ऐसा भी नहीं होगा। एक ये जो फर्स्ट ऑप्शन का जो निकल रहा है, रिसिलियंट, रिसिलियंट एटीट्यूड टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग इनफ एटीट्यूड्स, है ना? जो राइट आंसर हमारा जो निकलेगा वो है फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वन जस्टिफाई सेंडिंग साउंड वेव्स इनटू स्पेस व्हेन दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम? यहाँ पे मुझे स्पेलिंग एरर का बात चल रही है कि वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होगी। स्पेलिंग एरर है हाउ कैन वन सेंडिंग साउंड वेव्स इनटू स्पेस व्हेन दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम की जो राइट स्पेलिंग होती है बेटा वो है हमारी ये वाली, VACWM होता है। वैक्यूम की स्पेलिंग में W होता है, VACWM। इसको ट्राई करो। द नाइल इज द डैश रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे दा लिखा हुआ है, दा जैसे ही दिखाई दिया, देखो अभी हम थोड़ा पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, है ना? लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एक बात बताई थी कि जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, जो सबसे ऊपर है, जो सुप्रीम है, उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब यहाँ पे द नाइल इज द रिवर इन द वर्ल्ड, हमें यहाँ पे द लिखा हुआ है, किसी से कंपेयर नहीं हो रहा। जब किसी चीज से कंपेयर नहीं हो रहा तो हम क्या यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। और हमेशा याद रखना सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? लॉन्गेस्ट रिवर, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये जो नाइल नाइल रिवर है ये हमारी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, ये ऐसे करके जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे दो जगह से ओरिजिन होता है इसका, है ना? एक ब्लू नील होती है और एक वाइट नील होती है। दो रिवर एक साथ मिलके फिर यहाँ पे आके एक खोरतुम जगह है, फिर वहां से कंबाइन होके पूरे इजिप्ट में जाके यहाँ
रेड सी में जाके ये गिर जाती है। ठीक है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे रहती है ये रिवर। ठीक है, बहुत लंबी रिवर है, जो सबसे लंबी रिवर नाइल रिवर ही है वर्ल्ड की। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द गिवन सेंटेंस इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। द साइंटिफिक कम्युनिटी गेव क्रीडेंस टू द न्यू रिसर्च फाइंडिंग आफ्टर रिगोरस टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। जिस जिस पे मार्क किया हुआ है ना, जिस जिस पे अंडरलाइन किया गया है उनकी स्पेलिंग चेक करनी है ना। अब यहाँ पे साइंटिफिक SCIENTI ये भी ठीक लिखी हुई है, क्रीडेंस, रिगोरस और वैलिडेशन। जो इसमें यहाँ पे रिगोरस भी ठीक लिखा हुआ है, वैलिडेशन भी ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे जो क्रीडेंस की स्पेलिंग लिखी है ना, जो क्रीडेंस की स्पेलिंग लिखी हुई है ये होनी चाहिए थी CREDENC। क्रीडेंस का मतलब होता है किसी को क्रेडिट वगैरह देना, है ना, किसी को क्रेडिट वगैरह देना किसी काम के लिए कि हाँ ये इसने बहुत अच्छा काम किया है, उसको क्रेडिट देना। तो वो क्या कहलाता है? क्रीडेंस कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा जो होगा यहाँ पे, जिसकी स्पेलिंग गलत है, वो है हमारा क्रीडेंस। होनी क्या चाहिए थे? CREDENCE। अब इसको देखो, द रेस्टोरेंट्स स्पेशलिटी इज सी फूड। अब यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो बात करी गई है वो कौन सा है? इनमें से जो जो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है वो है हमारी इसकी। कैसे? यहाँ पे जो स्पेशियलिटी की जो राइट स्पेलिंग होगी बेटा वो ये होगी। इसने TIY लिखा हुआ है, बल्कि स्पेशलिटी ये LITY होना चाहिए था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्पेशलिटी। We hear the judges from their dash that only CNG buses should run in Delhi। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पहले क्या था कि ईडियम्स दे देते थे, उनका मतलब पूछते थे। अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा मुझे ईडियम ही यूज करना है। अब वो ईडियम तब पता लगेगा जब हम मुझे सारे ईडियम्स के मतलब मालूम होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात चल ये है कि वी हियर द जजेस फ्रॉम देयर डैश दैट ओनली CNG बसेस शुड रन इन दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक चीज को समझेंगे कि मतलब किस किस के क्या है। देखो, यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए उसको पहले बाद में पहुंचेंगे। जो लुक शार्प है इसका मतलब होता है बी अलर्ट और क्विक। लुक शार्प का मतलब क्या होता है? बी अलर्ट और क्विक। और स्क्वायर मील का मतलब होता है मील इनफ टू सेटिस्फाई एपेटाइट। भूख को शांत करने के लिए जो हम मील खाते हैं वो क्या कहलाती है? स्क्वायर मील कहलाती है। और मेल्टिंग पॉइंट है तुम्हारा प्लेस वेयर मेल्टिंग पॉट, प्लेस वेयर डिफरेंट पीपल एंड आइडियाज मिक्स टुगेदर। वो क्या कहलाता है?
मेल्टिंग पॉट। क्या कहलाता है? मिक्स टुगेदर या एग्जिस्ट भी कह सकते हैं, मिक्स टुगेदर या एग्जिस्ट, है ना, जहां पे डिफरेंट पीपल और आइडियाज मिक्स होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, वो आपका तो क्या है? मेल्टिंग पॉट है। और इवोरी टावर है जिसके पास जो कोई भी ऐसी बात जो प्रैक्टिकल ना हो, जो बात प्रैक्टिकल ना हो या फिर नॉट प्रैक्टिकल और नॉट प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल हो, वो है इवोरी टावर। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो है हमारा इवोरी टावर। वी हियर द जजेस फ्रॉम देयर इवोरी टावर दैट ओनली सीएनजी बसेस should run in Delhi. We took the right decision at that time. ठीक है, यहाँ पे मुझे अंडरलाइन वर्ड का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताने की कोशिश करनी है। He took the right decision at that time. Something's liberty and freedom, right decision at the something liberties and freedom, something which is correct, a particular direction, something which is invalid. ठीक है, जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा वो है ये एक्चुअल में आपको मैं एक चीज बताऊं, ये जो वर्ड पूछा गया है सिर्फ इस चीज को कंफ्यूज करने के लिए हमारे पास एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है होमोनिम्स। होमोनिम्स ये क्या चीज होती हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम हो और जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, बोला भी उसी तरीके से जाए पर डिफरेंट मीनिंग हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे होमोनिम्स कहलाते हैं। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग। अब ये जो राइट है, राइट के दो मीनिंग निकल के आते हैं। एक राइट बताता है आपका डायरेक्शन, है ना, और एक बताता है क्या चीज तुम्हारी करेक्ट है, वो बताता है राइट। एक राइट डायरेक्शन को भी बताता है, एक राइट करेक्ट को भी बताता है। वो जो एग्जामिनर है वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ये राइट किस तरीके से यूज किया गया है। देखो डायरेक्शन भी दिया है ना इसने ऑप्शन में, तो राइट जो यहाँ पे यूज किया गया है वो इस सेंस में यूज किया है, समथिंग विच इज करेक्ट। यहाँ पे जितने मेरे पास सेंटेंस लिखे गए हैं वो सारे किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस और ई एस अगर उसमें जोड़ दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस जोड़ दो, तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर। ठीक है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है तो वो क्या है? आपकी प्लूरल है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा गोज, ठीक है, प्लेज, है ना। यहाँ पे ये जो हेल्प जो वर्ब है वो क्या है? सिंगुलर है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये प्लूरल है। ठीक है, उस हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। अगर सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल चाहिए। ये तो हम कॉमन सी चीज हमेशा
याद करते रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस पे आइए कि वी ब्रश आवर टीथ डेली, वी गो टू स्कूल एवरी डे, और शी वॉक्स एवरी मॉर्निंग, यू डू योगा एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म तो हर जगह सही लगी हुई है, यहाँ पे भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत बस ये आ गई कि देखो सब्जेक्ट प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो गई, प्लूरल बना दी है। होना क्या चाहिए था यहाँ पे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, शी वॉक्स एवरी मॉर्निंग, ये भी ठीक है, यू डू योगा एवरी मॉर्निंग, ठीक है। यहां पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो है हमारा 2 में, ठीक है। अब इसको देखने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो कि क्या होगा। कान्हा नेशनल पार्क इन एमपी इज द डेंस फॉरेस्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे इसने पॉजिटिव डिग्री लगा दी, क्या लगा दी, पॉजिटिव डिग्री लगा दी है, और आना क्या चाहिए था, हमारे पास पॉजिटिव डिग्री लगा रखी है जो कि नहीं आनी थी। आना क्या है यहाँ पे, हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री आनी थी। इस हिसाब से यहाँ पे एमपी इज द डेंसेस्ट, एमपी इज द कान्हा नेशनल पार्क इन एमपी इज द डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। फिर यहाँ पे दोबारा से करेक्शन करने की बात कर रहे हैं। अंडरलाइन है हमारा गुड, व्हेन दे लेफ्ट फॉर मैक्सिको देयर हाउस वाज इन गुड कंडीशन दैट इट इज नाउ, ठीक है। यहाँ पे जो एरर है वो किस में आनी चाहिए ये पूछ रहा है, व्हेन दे लेफ्ट फॉर मैक्सिको देयर हाउस वाज इन गुड कंडीशन देन इट इज नाउ। यहाँ पे आपने देखा देन, दो टाइम की बात चल रही है कि जब वो घर छोड़ के गया और जब अब उसने देखा, बाद के टाइम का और उससे पहले के टाइम का, उस दो टाइम का कंपैरिजन की बात हो रही है। तो जब कंपैरिजन की बात होती है तब हम किस चीज का यूज करना है बेटा, हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। तो हमारे पास क्या है, गुड, बेटर और बेस्ट, ठीक है। इस हिसाब से जो राइट आंसर बनेगा हमारा ये बनेगा, was in better condition than it is now। इसको देखो, the palm is a native of Malaysia, we can find them in groups। यहां पे थोड़ा सा इसने यहां पे अंडरलाइन होना था इसकी जगह पे, है ना, ये थोड़ा सा अंडरलाइन गलत कर रखा है, इसको इग्नोर करना, ठीक है। यहां पे हमें आना था कि द पाम जो है वो क्या चीज है, द पाम इज ए नेटिव ऑफ मलेशिया, वी कैन फाइंड देम इन ग्रूव्स। पाम जो है ये पाम ट्री आपने देखा होगा, जो पाम ऑयल होता है इस ट्री के फ्रूट से पाम ऑयल निकाला जाता है ना। तो पाम जो है वो एक तरीके का ट्री है, क्या है, ट्री है। पाम क्या है, ट्री है, अ टाइप ऑफ ट्री, पाम क्या है, टाइप ऑफ ट्री है, ठीक है, जिससे हम पाम ऑयल यूज करते हैं। अब यहाँ पे सिनोनिम बताना है किसका, जो अंडरलाइन वर्ड है हर्डल, हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वाज अ मेजर हर्डल इन हर करियर। हर्डल क्या होता है, हर्डल आपको पता ही है, हर्डल रेस सुना होगा आपने काफी दफा, हर्डल रेस सुना है, ठीक है। हर्डल रेस में क्या होता है कि एक तरीके के ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, है ना, एक के पार एक के पार ऐसे करके हर्डल्स रहते हैं। यहाँ से कोई जो स्पोर्टमैन है वो ऐसे भागते भागते जाता है, पहले इसको करता है, फिर इसके बाद फिर इसको टापता है, फिर इसको टापता है, इस तरीके से वो रेस को कंप्लीट करता है। तो वो क्या है, इसके रास्ते में आने वाले एक तरीके के हर्डल्स हैं, है ना, इनको रुकावटें हैं। उसके वैसे अगर भागना होता तो सीधे भाग सकता था, पर ये रास्ते में इसके आने वाली क्या है, रुकावटें हैं,
क्योंकि इसको पार करने के लिए थोड़ा सा तो इसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी ना, रुकना पड़ेगा, तो इसके मतलब ये रुकावटें हैं इसके रास्ते में। तो वो हर्डल क्या हो गया, जो चीजें रुकावट पैदा करती हैं, जो चीजें आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो है आपका हर्डल है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टिमुलस, सपोर्ट, एनकरेजमेंट, ये जस्ट इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। ये जो राइट आंसर निकलेगा ऑब्स्टेकल, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। हर्डल और ऑब्स्टेकल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। द फ्लीट्स ऑफ एंथनी were not merely defeated, also destroyed by Augustus Caesar. फ्लीट्स क्या है, देखो फ्लीट्स जो होता है वो क्या बताता है, ग्रुप ऑफ शिप्स को। फ्लीट्स क्या है, ग्रुप ऑफ शिप्स। फ्लीट्स किसको कहलाते हैं, फ्लीट्स कहलाता है ग्रुप ऑफ शिप्स। द फ्लीट्स ऑफ एंथनी वर, आगे चलते हैं, जो अंडरलाइन किया गया है, नॉट मेयरली डिफीटेड आल्सो डिस्ट्रॉयड। यहां पे जो बिल्कुल सेंटेंस में जो चीज होना था, नॉट ओनली, फिर उसके आगे बट आल्सो का यूज होना चाहिए था। नॉट ओनली मेरली, नॉट ओनली डिफीटेड बट आल्सो डिस्ट्रॉयड, है ना। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है ये वाला, नॉट ओनली डिफीटेड बट आल्सो डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट का है, नॉट ओनली डिफीटेड बट आल्सो डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना। द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी इजी टू कंप्लीट। तो वेरी इजी के लिए तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड था वो था ये वाला, हमें इसका मतलब बताना है इडियम्स के फेस में। वेरी इजी वो क्या होगा, द लास्ट स्ट्रॉ, अ स्नोबॉल इफेक्ट, अ पीस ऑफ केक, ऑफ फेयर एंड स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो है, पहले इनके मीनिंग समझ लेते हैं, बाकी फिर देखेंगे। द लास्ट स्ट्रॉ है, लास्ट स्ट्रॉ होती है द फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, है ना। लास्ट स्ट्रॉ है मतलब फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज है, वो हमारी लास्ट स्ट्रॉ है। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर क्या है, ऑनेस्ट है। जो चीज, जो इंसान ऑनेस्ट है उसके लिए हम क्या कहते हैं, कोई भी डील वगैरह जो ऑनेस्टी से रिलेटेड है वो है हमारी फेयर एंड स्क्वायर। जो इसका राइट आंसर है वेरी इजी है, वो क्या है, अ पीस ऑफ केक है। वेरी इजी क्या है, अ पीस ऑफ केक। स्नोबॉल क्या है, स्टार्ट स्मॉल and then it grows at an increasing rate। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, कोई काम, कोई भी कंपनी हो या फिर कोई काम हो जो स्टार्टिंग में तो बहुत छोटा होता है, मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा होता, बहुत थोड़े थोड़ा धीरे धीरे चल रहा होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, और फिर एकदम से सडनली बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। आपने बहुत दफा देखा होगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो, कुछ भी हो, स्टार्टिंग में छोटे छोटे काम उठाते रहते हैं, कभी नाली बनाना, है ना, रोड के साइड में कोई पार्क में कहीं चेयर वगैरह, पार्क में जो स्टूल्स वगैरह रहते हैं, चेयर्स, सीमेंटेड चेयर्स रहते हैं, पॉट होल्स की फिलिंग करना, वो छोटे से आदमी शुरू करता है, फिर धीरे धीरे एकदम से फिर वो बड़ा ग्रो करता जाता है, वो क्या कहलाता है, स्नोबॉल इफेक्ट कहलाता है। क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ते हैं।
इसको देखो, प्रिजर्व का हमें राइट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, क्या होगा? प्रिजर्व, कंज्यूम, इग्नोर, मेंटेन और कंप्लेन। प्रिजर्व का जो राइट सिनोनिम होना चाहिए वो क्या होगा? प्रिजर्व का मतलब समझ लो पहले, कीप सेफ एंड इन, कीप सेफ और इन गुड कंडीशन। किसी चीज को गुड कंडीशन में या सेफ बनाए रखना, वो क्या कहलाता है? प्रिजर्व कहलाता है। उस हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो एक ही निकल के आ रहा है, किसी को मेंटेन करके रखना वो क्या है? प्रिजर्व, और मेंटेन एक ही चीज है। इग्नोर तो अलग हो गया, किसी को किसी की आदमी को अवॉइड करना वो क्या है? इग्नोर है। कंज्यूम वो तुम्हें पता ही है, जो तुम चीज का यूज करते हो वो है तुम्हारा कंज्यूम करना। और कंप्लेन यानी किसी की शिकायत करना। ठीक है, यहाँ पे एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। शी रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हर वर्क इन ए इंजीनियरिंग फील्ड। ये यहाँ पे बार बार मैं अगर पढ़ूं, अगर सेंटेंस में नहीं मतलब समझ में आ रहा है, एरर नहीं पकड़ में आ रही है, तो 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करो। शी रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हर वर्क इन ए इंजीनियरिंग फील्ड। देखो, शी के बाद वर्क की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक ठीक है। एन लिखा है, उसके साथ ये नाउन यूज ठीक कर रखा है, क्योंकि अवार्ड से पहले एन आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है? वाउल है। अवार्ड मिला है किसके लिए? अपने काम के लिए, फॉर हर वर्क। फॉर यहाँ पे बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने फॉर थोड़ी देर पहले बताया था। फॉर किसके लिए लगता है, यूज होता है? एक तो पर्पस या फिर कोई फंक्शन से रिलेटेड हो, फॉर उसके लिए यूज होता है। पर्पस के लिए, फंक्शन के लिए और ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। अब यहाँ पे इन ए इंजीनियरिंग फील्ड, यहाँ पे इन ई लिखा हुआ है, आना क्या चाहिए था? वाउल लिखा हुआ है, यहाँ पे आना है हमारा एन आना था, ए लिखा हुआ है, तो ये हटेगा, एन यूज होगा। तो राइट आंसर जो बनेगा बेटा हमारा, यहाँ पे एरर हमारी इसमें है, एन, इन एन इंजीनियरिंग फील्ड। अब आगे देखो, अब हमारा एक कॉम्प्रिहेंशन से है। ठीक है, ध्यान से देखना, जितनी भी हमारी वोकेबलरी है उसका किस तरीके से, वोकेबलरी हो या फिर ग्रामर हो, उसका सबसे अच्छे से यूज हमारा क्लोज टेस्ट में होता है। किस में होता है? क्लोज इसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्लोज टेस्ट कहते हैं। जो अनसिन पैसेज में जब हमें कुछ वर्ड्स छोड़ दिए जाते हैं और चेक करा जाता है कि वहां पे आपको, वहां पे खुद से अपने आप से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से फिल करना होता है कि वहां पे अप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड आना चाहिए, तो वो है हमारा क्लोज टेस्ट। ठीक है, अब पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो और जो जो हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है उसको लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, हाउ एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स डैश different groups is a function of social inequality। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि environmental प्रॉब्लम किस तरीके से अफेक्ट करती हैं या फिर अडॉप्ट करती हैं या फिर पार्शियल होती हैं। तो जो राइट यहाँ पे पहुंच रहा है वो इनमें से एक है। तो क्या होगा? इफेक्ट या अफेक्ट? एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ठीक है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे मेरे को एक नाउन की नीड है। ठीक है, अफेक्ट जो है ये तो नाउन है, पर मुझे एक किसकी, वर्ब की नीड है। यहाँ पे इफेक्ट क्या है? नाउन है, और अफेक्ट क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे मुझे एक वर्ब की नीड है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? अफेक्ट, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब भी तो आता है, तो इसलिए यहाँ पे इफेक्ट क्या है? नाउन है, और AEEFECT ये हमारा
वर्ब है। तो हाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अफेक्ट different group is a function of social inequality. Social status and power determine the, आगे चलते हैं नेक्स्ट में ताकि हमें पता लगे कि नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है। यहाँ पे देखो, social status and power determine the various to which people can insulate themselves, या expense या scope या फिर extent, है ना। सोशल स्टेटस एंड पावर डिटरमाइन द एक्सटेंट, यहाँ पे जो राइट पकड़ में आ रहा है वो क्या है, राइट वर्ड जो यहाँ पे वो है एक्सटेंट। मतलब एक्सटेंट का मतलब हो गया किस लिमिट तक, है ना, जहां तक जितना दूरी तक पहुंचा जा सकता है वो चीज है एक्सटेंट को बताती है। तो सोशल स्टेटस एंड पावर डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच पीपल कैन इंसुलेट देमसेल्फ फ्रॉम एनवायरमेंट क्राइसिस और इन overcome them. In some cases their solution may actually worsen environment disparities. In Kutch, Gujarat, where water is scarce, मतलब जहाँ पे कच्छ में पानी की बहुत कमी है ना, कच्छ गुजरात में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। जो अमीर फार्मर्स हैं, रिच फार्मर्स हैव कैपिटलाइज्ड, प्रोवाइडेड, इन्वेस्टेड या लाइसेंस, है ना। यहाँ पे जो रिच फार्मर हैं वो एक तरीके से ना प्रोवाइड करेंगे ना कुछ कैपिटलाइजेशन का काम करेंगे। वो क्या करेंगे, बोर खुरवाने के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, है ना। अगर किसी भी काम को आपको शुरू करना है या फिर कहीं पे पैसे लगाने हैं आपको किसी काम को करने के लिए, यहाँ पे ये डीप बोर ट्यूबवेल है ना, इसको बनाने के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रिच फार्मर्स हैव इन्वेस्टेड इन डीप बोर वेल्स टू टैप ग्राउंड वाटर to irrigate their field and grow cash crops. When the rain fill the earthen wells of the poor villagers run dry, the earthen wells of the poor villagers run dry and they do not even have water to drink. At such time, the moist green fields of the rich farmers seems to mock them. Certain environmental concerns sometimes appear to be universal concern, not particular से आगे क्या दिखते हैं, क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, नॉट पर्टिकुलर टू, रेस्ट्रिक्शन, इनडेफिनेटली, एग्जैक्टली या स्पेसिफिक। यहाँ पे सोशल ग्रुप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सोशल ग्रुप लिखा हुआ है। तो वो सोशल ग्रुप एग्जैक्टली तो नहीं होगा, इनडेफिनेटली भी नहीं होगा, या रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफिक ग्रुप से भी कोई बात नहीं आ रही है। तो वो जो ग्रुप है कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप है। Certain environmental concerns sometimes appear to be universal concerns, not particular to specific group. For instance, आगे देखो, for instance, manipulating air pollution, increasing, reducing or abdicating. For instance, dash air pollution or protecting biodiversity seem to be in the public interest, है ना। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है हमारा, एयर पॉल्यूशन को हमें इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है। फॉर इंस्टेंट, जो एयर पॉल्यूशन की बात चल रही है ना, और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे सीम्स टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट में बात चल रही है। तो उस केस में जो एयर पॉल्यूशन को हम इंक्रीज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में जब बात कर रहे हैं तब हमें एयर पॉल्यूशन को कम करना है और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो वो एक तरीके से यहाँ पे क्या बेस्ट आंसर होगा इसका, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन और प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे एब्डिकेट का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ।
एब्डिकेट का मतलब होता है किसी को किडनैप वगैरह करना, है ना। किसी को किडनैप वगैरह करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एब्डिकेट यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी जो सॉल्यूशंस आज मैंने करवाए पीवाईक्यू से रिलेटेड या फिर उनसे क्वेश्चंस जितने भी मैंने बना के रखे थे आपको समझ में आए होंगे। एंड ऐसे ही हमारा सेशन कंटिन्यू होता रहेगा, बस आप साथ साथ क्वेश्चन लगाते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।